नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, स्पेशली इस सीरीज़ को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेम किया गया है और इसके अंदर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवाएंगे। हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट पर हम टोटल टॉप 500 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को इस फ्री लेक्चर्स का या फिर फ्री वीडियो का लाभ मिल सके और सभी बच्चों का जो है हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो सके। इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन रीड करूँगा तो माइंड में आप सोच लेना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और अंत में कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हैं। और ये आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एंशिएंट प्राचीन भारत का 8वां भाग है, 8th पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट यानी कि 7 भाग आ चुके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उन पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। प्राचीन भारत का इतिहास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हम देख लेते हैं यहाँ पे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 283 ईसा पूर्व हुई थी, 247 ईसा पूर्व हुई थी, 242 ईसा पूर्व हुई थी, या फिर 252 ईसा पूर्व हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 247 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन था वो 247 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वो कौन था? मोगलित्तिपुत्र तिस नाम का व्यक्ति तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो किसके संरक्षण में आयोजित करवाई गई थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो वो कनिष्क राजा के संरक्षण में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो वसुमित्र एवं अशघोष, ये दोनों जो व्यक्ति थे, वसुमित्र एवं अशघोष, ये दोनों व्यक्ति जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे ये रखनी है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो इसका अध्यक्ष था वो मोगलित्तिपुत्र तिस नाम का व्यक्ति था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो आइए देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति 147 ईसा पूर्व में हुई थी, 152 ईसा पूर्व में हुई थी, 102 ईसा पूर्व में हुई थी, या फिर 115 ईसा पूर्व में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो 102 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई थी? कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र एवं अशघोष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी, वैशाली में आयोजित हुई थी, बोधगया में आयोजित हुई थी, या फिर कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। तो इससे रिलेटेड हम सारे फैक्ट्स जान चुके हैं, फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित की गई थी। कहाँ तो हो गया है, राजगृह में आयोजित हुई थी, और कब कहाँ मतलब कब आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका स्थान पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति का। तो क्वेश्चन नंबर द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं। आइए, बोधगया में आयोजित की गई थी, वैशाली में आयोजित की गई थी, कुंडलवन में आयोजित की गई थी, या फिर पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में आयोजित की गई थी, और इसका भी आपको पर्टिकुलर जो कब आयोजित की गई थी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति
कब आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुंडलवन में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, या फिर सारनाथ में आयोजित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो मोगली तीस थे, ऊपर हमने डिस्कस किया है पहले ही क्वेश्चन में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, और जो इसमें पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि फोर्थ जो बौद्ध काउंसिलिंग थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? बोध गया में, कुंडलवन में, कश्मीर में, या फिर कुंडलवन में, ये दोनों सेम आ गए हैं, या फिर डी सारनाथ में आयोजित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति थी ये कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर के अंदर है। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी ये कनिष्क राजा के संरक्षण में आयोजित करवाई गई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो वसुमित्र एवं अशघोष, ये व्यक्तियों ने इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे ये फैक्चुअल डाटा है सारा, आपको सिर्फ इसके बारे में ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा ये नहीं देखना कि क्वेश्चन हर लाइन में बना दिया गया है। तो आपको हर चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई, कब आयोजित की गई, किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई, और अध्यक्ष उसका कौन था, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर अब मैंने सारी डिटेल बता दी है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बस आपको यहाँ पे जो आंसर है वो चूज करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आइए देख लेते हैं। महाकश्यप के द्वारा की गई थी, भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, सुबुकामी के द्वारा की गई थी, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आइए इसको भी देख लेते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, सुबुकामी ने की थी, भद्रबाहु ने की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सुबुकामी के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया जो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो आइए देख लीजिए, मोगली तिब्बतीस के द्वारा की गई थी, महाकश्यप के द्वारा की गई थी, भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वो मोगली तिब्बतीस था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछा गया है, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, तो आई होप आपको याद होगा। तो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली तिब्बतीस ने की थी। नीचे हम देख लेते हैं ऑप्शन, महाकश्यप ने की थी, वसुमित्र ने की थी, या फिर भद्रबाहु के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र और अशघोष के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो अब ये किस किस के संरक्षण में कौन कौन से राजा थे तो ये पूछा जा रहा है। मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पता होगी। तो चलिए देख लेते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, या फिर बिंबिसार के शासनकाल में हुई थी? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो जो ये प्रथम बौद्ध संगीति थी, ये अजातशत्रु जो राजा होते थे हर्यक वंश के, तो इनकी इनके शासनकाल में हुई थी। उस टाइम अजातशत्रु राज शासन पर सत्तारूढ़ थे, और जो ये अजातशत्रु थे ये हर्यक वंश से संबंधित थे, और प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसमें पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो आइए देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुई थी, बिंबिसार के शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी ये कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। मतलब जब द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी तो उस समय सत्तारूढ़ मतलब राजा जो होते थे वो कालाशोक होते थे, और उन्हीं के शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। मतलब तृतीय बौद्ध संगीति के समय राजा कौन होते थे। तो ये बिंबिसार होते थे, चंद्रगुप्त प्रथम होते थे, कालाशोक होते थे, या फिर अशोक होते। तो इसका ऑप्शन आई होप सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अशोक के शासनकाल में ये तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। मतलब उस समय जो अशोक थे वो रूल करते थे, और अशोक राजा के संरक्षण में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था अच्छे से, तो आई होप आपको पता होगा। जो चौथी बौद्ध संगीति थी किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। महाकश्यप के शासनकाल में हुई थी, भद्रबाहु के शासनकाल में आयोजित की गई थी, मोगलीतिपुत्र तीस के संरक्षण में आयोजित की गई थी, या फिर कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 में कहा गया परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थावर या थेरावादी कहलाया, इनका नेतृत्व किसने किया था। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए इनका नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे ये देख लीजिएगा परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थावर या फिर थेरावादी कहलाते थे। मतलब जो परंपरागत नियम में आस्था रखते थे उस संप्रदाय को स्थावर या थेरावादी कहते थे। इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था। तो महाकात्यायन के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है महाकश्यप के द्वारा किया जाता था, सी में कहा गया है मोगलीतिपुत्र तीस के द्वारा किया जाता था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया जाता था इनका नेतृत्व। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये महाकात्यायन के द्वारा किया जाता था इनका नेतृत्व। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय होते थे स्थावर या फिर थेरावादी, इनका नेतृत्व महाकात्यायन के द्वारा किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पे देख लीजिएगा शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था। नागार्जुन ने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, भास्कराचार्य, यहाँ पे भास्कराचार्य आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, या फिर ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये शून्यवाद का जो सिद्धांत था ये नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। तो आइए थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम जान लेते हैं। जो नागार्जुन थे उसमें आंध्र के सातवाहन राजा होते थे, यज्ञश्री गौतमीपुत्र होते थे। सातवाहन के राजा यज्ञश्री गौतमीपुत्र, इनके मित्र होते थे नागार्जुन। मतलब जो सातवाहन के राजा होते थे यज्ञश्री गौतमीपुत्र, उनके जो मित्र थे वो नागार्जुन थे, और उन्हीं के समकालीन ये माने जा सकते हैं। नागार्जुन गौतमीपुत्र के जो यज्ञश्री गौतमीपुत्र थे उनके समकालीन भी माने जा सकते हैं, और उनके मित्र भी थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही मतलब जो थे उन्होंने दर्शन के माध्यमिक विद्यालय को प्रतिपादित किया, और सूर्यवाद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जो ये नागार्जुन थे ये सूर्यवाद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था। नागार्जुन ने दिया था ये। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर।
यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है किसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ये देख लीजिएगा मार्टिन लूथर से तुलना की गई है। आर्यभट्ट की तुलना की गई है मार्टिन लूथर से, नागार्जुन की तुलना की गई है मार्टिन लूथर से, भास्कराचार्य की तुलना की गई है मार्टिन लूथर से, या फिर ब्रह्मगुप्त की तुलना की गई है मार्टिन लूथर से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नागार्जुन की तुलना की जाती है मार्टिन लूथर से। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है किसने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। मतलब कौन से विद्वान थे या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा गया था। क्या ह्वेनसांग ने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था, या फिर जेम्स प्रिंसिप के द्वारा कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये ह्वेनसांग थे इनके द्वारा कहा गया था। जो नागार्जुन थे उनको 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा गया था ह्वेनसांग के द्वारा। जो ह्वेनसांग थे ये बेसिकली चीन से रिलेटेड थे, चीन के ये व्यक्ति थे। और राजा जो हर्षवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था, प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे थे हर्षवर्धन। इन्हीं का जब शासन था, जब ये राजा बने थे तो इन्हीं के शासनकाल में ये जो ह्वेनसांग थे ये भारत की यात्रा पर आए थे। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो ये ह्वेनसांग थे ये एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे। और यह भारत में 15 वर्षों तक लगभग रहे थे। 15 वर्षों तक इन्होंने भारत का जो संपूर्ण भ्रमण था वो किया था। और इनकी जो अपनी पुस्तक थी, जो ये थे, क्या नाम है इनका, ह्वेनसांग, जो इनकी पुस्तक थी ये CU की थी। अपनी यात्रा का जो तत्कालीन वर्णन था वो सभी इन्होंने अपनी CU की बुक में किया है। मतलब ह्वेनसांग के द्वारा CU की एक पुस्तक लिखी गई थी और इसी CU की पुस्तक में इन्होंने अपना सारा जो भ्रमण किया है भारत के अंदर वो सारा इसके अंदर लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग के द्वारा नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया किस साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या जैन साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, क्या बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, या फिर हिंदी साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, या फिर सभी को त्रिपिटक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिएगा जो बौद्ध साहित्य है इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इस त्रिपिटक के बारे में। जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म है, मतलब जो त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म के अंदर, ये एक बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, जैसे बौद्ध संप्रदाय में काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि महायान हो गया, थेरावाद हो गया, वज्रयान होगा, ये सभी इस जो त्रिपिटक है इस साहित्य को ये सभी मानते हैं। जितने भी इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर साहित्य हैं, महायान है, थेरावाद है, वज्रयान है, ये सभी इस त्रिपिटक को मानते हैं और इसका आदर करते हैं। और जो यह ग्रंथ है, जो ये ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसके अंदर जो ये त्रिपिटक है इसके अंदर भगवान बुद्ध के उपदेश हैं जो वो सारे संकलित किए गए हैं, इसके अंदर लिख दिए गए हैं भगवान बुद्ध के सारे उपदेश। और जो ये ग्रंथ है ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में, त्रिपिटक के बारे में पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। बेसिक जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप किसी भी विषय पर, टॉपिक पर आप चर्चा करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन से हैं। विनय पिटक हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, सुत्त पिटक है, अधिधम्म पिटक है, या फिर सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी तीनों ही त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पे देख लीजिएगा। जो बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक किसको कहा जाता है, विनय पिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक को कहा जाता है, और अधिधम्म पिटक को कहा जाता है। तो ये तीनों ही त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के हैं,
पिटक इन्हीं को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो की रचना किसने की थी। तो जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पानो, सबसे पहले आपको याद रखना है ये एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पानो। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी, मैक्स मूलर के द्वारा की गई थी, नागासेन के द्वारा की गई थी, या फिर मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये नागसेन के द्वारा लिखा गया था। जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पानो ये नागसेन के द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें पूछा गया बौद्ध ग्रंथ माध्यमिका की रचना किसने की थी। तो ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि माध्यमिका है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन के द्वारा की गई थी, ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी, या फिर नागार्जुन के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नागार्जुन के द्वारा इनकी रचना की गई थी। और माध्यमिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये नागार्जुन के द्वारा की गई थी। और जो माध्यमिका ग्रंथ है ये किस धर्म का है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है माध्यमिका ग्रंथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सारीपुत्र की रचना किसने की थी। तो ये पूछा गया है जो बुद्ध चरित्र है और सौंदरानंद है, सारीपुत्र है, ये सभी ग्रंथ है, इनकी रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी, अश्वघोष ने की थी, ह्वेनसांग ने की थी, या फिर कनिष्क ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अश्वघोष के द्वारा की गई थी। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारीपुत्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो सौंदरानंद महाकाव्य था वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और यह महाकाव्य बुद्ध के सौतेले भाई, जो बुद्ध के सौतेले भाई थे, नंद के जीवन और धर्म परिवर्तन से संबंधित के बारे में लिखा गया है। वो आपको पता चला गया जो सौंदरानंद ग्रंथ है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और इस जो सौंदरानंद ग्रंथ है इसके अंदर जो बुद्ध के सौतेले भाई थे नंद जो उनके सौतेले भाई थे उनके जीवन पर लिखा गया है। और उनके जो धर्म परिवर्तन है उनके बारे में भी इसके अंदर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में कहा गया महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति किस काल से संबंधित है। एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति है जो काफ़ी वो है, क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें उन्होंने भूमि को स्पर्श किया हुआ है। तो यह मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, कर्ण काल से संबंधित है, या फिर सातवाहन काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो महात्मा बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से होते थे। यहाँ पे देख लीजिएगा जो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र, मतलब बौद्ध की शिक्षा, जो बौद्ध ग्रंथ के बारे में या फिर बौद्धों के बारे में जो शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र होते थे प्राचीन काल में वो कौन कौन से होते थे? नालंदा होता था, वल्लभी होता था, विक्रमशिला होते थे, या फिर सभी होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों ही जो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये करके बताएंगे कि नालंदा की स्थापना किसने की और विक्रमशिला की स्थापना किसने की, और जो विक्रमशिला को किस शताब्दी में किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये आप सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल से आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। वैसे इस पूरी वीडियो सीरीज को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेम किया गया है, बट जिस भी एग्जाम में स्टैटिक जीके, इंडिया जीके आती है वो सभी बच्चे इस वीडियो सीरीज को आराम से देख सकते हैं। हर जगह यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड, हड़प्पा से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस वीडियो सीरीज को देखिएगा। नॉर्मली मैं गारंटी देता हूँ कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो जितने भी फैक्ट होंगे वो सारे आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे।
और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे डायरेक्ट चैट करना चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, तो फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे चैट भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।